नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको भाई अभिषेक बोल रहा हूँ और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन काशी पर। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी खबर पर बात करेंगे जो करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के आधुनिक युग में भी जहां पर स्वरोजगार और बिजनेस की तरफ दुनिया दौड़ रही है, वहां आज भी एक सरकारी नौकरी अमृत के घड़े के समान है। जो पी लिया वो देवता हो गया। जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, समाज में उसका रुतबा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा अचानक बढ़ जाता है। तो इसी सरकारी नौकरी की परीक्षा पर 19 अगस्त 2020 को मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आप सब जानते हैं कि पहले एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब एक ही परीक्षा होगी। अब एक ही परीक्षा से सिलेक्शन होगा। इस परीक्षा को हम लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानेंगे, मतलब CET। आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में अब विस्तार से बात करते हैं। अब युवाओं को एसएससी, बैंक, रेलवे की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं प्रीलिम्स नहीं देना होगा। इन भर्तियों के लिए पहले 3 चरणों में परीक्षाएं होती थी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसके आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन अब नए सिस्टम के अनुसार सबके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से सबके लिए एग्जाम दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस उबाऊ और आर्थिक चोट पहुंचाने वाले सिस्टम से निजात देकर एक बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट ने CET एग्जाम को संपन्न कराने के लिए NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में अलग अलग परीक्षा कराने के लिए कई एजेंसियां देश में कार्यरत थी, लेकिन अब एक एजेंसी NRA ही CET एग्ज़ाम को संपन्न कराएगी। और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले वर्ष मतलब 2021 से CET का आयोजन करेगी और एसएससी, बैंक, रेलवे के अलावा अन्य विभागों की भर्तियाँ भी CET के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रहे। जैसे कि UPSC का एग्ज़ाम और स्टेट PCS का एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम CET के दायरे नहीं लाया गया है। अभी CET के दायरे में केवल केंद्रीय स्तर की भर्तियां हैं, सेंट्रल लेवल का ही एग्ज़ाम जो होते हैं, और उनमें भी मेनली एसएससी, बैंक, रेलवे को ही अभी इसके अंतर्गत रखा गया है। बाकी एग्ज़ामों को भी इसके अंतर्गत धीरे धीरे लाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में केवल एसएससी, बैंक, रेलवे ही है। अब ये CET एग्ज़ाम और NRA के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। CET एग्ज़ाम पास करने के बाद आप बैंक, एसएससी, रेलवे के मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और CET के मार्क्स की वैलिडिटी 3 साल तक होगी। और ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पहले एसएससी का मेंस देंगे कि बैंक का मेंस देंगे कि रेलवे का मेंस देंगे। ठीक है, 3 सालों के भीतर। अच्छा, सभी का प्रीलिम्स एक हो गया, तो अब अलग अलग एग्ज़ामों के लिए अलग अलग फॉर्म भी नहीं भरने होंगे, तो पैसे भी कम खर्च होंगे। एक प्रॉफिट इससे और भी है कि अब कई एग्ज़ाम के डेट्स जो भी हैं क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता रहता है कि किसी एक कैंडिडेट का 2 एग्ज़ाम एक साथ पड़ गया, डेट क्लैश हो गया, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम हम लोग का छूट जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। और ये जो CET एग्ज़ाम है ये भी 3 लेवल में होगा। जैसे कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CET एग्ज़ाम अलग लेवल का होगा, इंटरमीडिएट लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग एग्ज़ाम होगा। अच्छा, इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का CET एग्ज़ाम पास किया है वो तो 10th लेवल की भी भर्ती आएगी तब भी उसके लिए एलिजिबल है, 12th लेवल की भर्ती आएगी उसके लिए भी एलिजिबल है। लेकिन जिसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो 10th लेवल का CET दिया हुआ है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए एलिजिबल नहीं है। उसको ग्रेजुएशन लेवल के लिए एलिजिबल बनने के लिए उसको ग्रेजुएशन लेवल का CET एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और एसएससी, बैंक, रेलवे जो हैं ये विभाग अपना मेंस एग्ज़ाम तो लेंगे ही, लेकिन बस उनका प्रीलिम्स जो है वो CET कंडक्ट कराएगी। पहले तीनों का प्रीलिम्स अलग अलग होता था, तो लोगों को अलग अलग सेंटर पे अलग अलग सिटी में जाना होता था, तो ज़्यादा पैसे भी खर्च होते थे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करने होते थे। तो अब इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि CET एग्ज़ाम कब कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि CET एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे। ठीक है, 2 बार CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, और अगर उसमें आप पास हो गए तो आपका स्कोर कार्ड 3 सालों तक वैलिड रहेगा। और मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक बार CET एग्ज़ाम दिए, आपका मार्क्स आ गया 90 मार्क्स। ठीक है, तो आपका ये स्कोर कार्ड 90 मार्क्स 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन आगे चल के आप अगले साल या 6 महीने बाद दूसरा जब CET एग्ज़ाम हुआ तो आप अगेन CET एग्ज़ाम दे दिए। ठीक है, तो उसमें आपके मार्क्स आ गए 100, तो अब उस टाइम से आप 3 सालों तक वैलिड रहेंगे और आपके मार्क्स अब 100 काउंट होंगे। लेकिन किस्मत ख़राब रही, अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका 80 मार्क्स आ गया, मतलब जो पिछली बार आया था 90 से उससे 80 आ गया, मतलब कम आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स जो है 80 काउंट होगा। नहीं, आप जो आपने जब भी आपने CET एग्ज़ाम में कभी भी जो मैक्सिमम स्कोर किया होगा वही मान्य होगा।
ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं रहना है। अब मन में सवाल होगा कि कितने मार्क्स लाएं कि क्वालिफाई हो जाएं। तो सीईटी एग्ज़ाम में केवल आप 60% मार्क्स लाने होंगे और आप सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। केवल आप इसको क्वालिफाई करिए और इसको क्वालिफाई करने से केवल आप मेंस के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, हर एग्ज़ाम में मेंस आप दे पाएंगे। और अब हर एग्ज़ाम का मेंस देने के लिए आपको अलग अलग बार बार प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, आप बस मेंस एग्ज़ाम दीजिए और इंटरव्यू अगर उसमें है क्राइटेरिया में तो दीजिए, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सीईटी के आने से विद्यार्थियों का समय व पैसा और विभागों का समय व पैसा भी बचेगा और भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी में मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश होने की संभावना है और ये रहेगा भी और पूछ भी कह सकते हैं। और 10th लेवल और 12th लेवल में भी हिंदी भी दे दे, या और जगहों की बात करें तो कुछ लोकल लैंग्वेज भी दे सकता है। अभी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी एग्ज़ाम पास कर लिए हैं तो आप 10th और 12th लेवल का सीईटी एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाइड माना जाएगा और आप 3 साल के भीतर किसी का भी मेंस क्वालिफाई करिए और जॉब पाइए। बार बार हर एग्ज़ाम के लिए प्री क्वालिफाई करने की झंझट से बच गए। तो दोस्तों, सीईटी और एनआरए से रिलेटेड ज़्यादातर जानकारी मैंने इसमें बता दी है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को तुरंत बता दूँगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको ये जानकारी मिले।